घर में सुबह कोई भानगड़ हो गई, घर वाली ने जो है नमक बढ़ा दिया या मिर्ची बढ़ा दी, तो आपने गुस्से में आकर प्लेन कहीं भी ठोक दिया। शाहरुख खान का फोन आ गया कि अरसल यूसुफी, मुझे अर्जेंट में एक पायलट की जरूरत, एक अनजान एयरपोर्ट पे आपको भेज दिया गया, जहाँ इससे पहले आप इससे पहले शायद के नहीं गए थे। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आदाब, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं मानव समाचार। ख्वाब देखना हर इंसान का हक है, मगर ख्वाबों में हकीकत का रंग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो भर पाते हैं। मालेगांव शहर में सलाहियतों की कमी नहीं है, बड़े बासलाहियत लोगों का ये शहर है। मालेगांव शहर में रहने वाले कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे, ऐसे ऐसे कारनामे उन्होंने अंजाम दिए कि जिसके बाद वो मालेगांव शहर की तारीख का हिस्सा बन गए। कई एक मालेगांव शहर की शख्सियत ऐसी है कि जिन्होंने सबसे पहले उस कारनामे को अंजाम दिया और उसके बाद तारीख के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए उनका नाम दर्ज हो गया। ऐसी ही शख्सियत आज हमारे पास मानव समाचार स्टूडियो में मौजूद है, जिन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि हम मजबूर हो गए उन्हें आपसे रूबरू करवाने के लिए हमारे मानव समाचार के स्टूडियो में बुलाने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मालेगांव शहर के अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा वीडियोस जिनकी चल रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ, बहुत ज़्यादा सताइश जिनकी हो रही है, वो है मालेगांव शहर के हमारे अपने पायलट जनाब अरसल यूसुफी साहब, जो कि आज हमारे मानव समाचार स्टूडियो में हमारे ख़ास बुलाने पर यहाँ पर आए हैं। साथ ही साथ उनके साथ उनको निखारने में, उनको संवारने में जिस शख्सियत का हाथ है, उनके वालिद मोहतरम जफ़र हमीद यूसुफी साहब, ये भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जनाब वाला, सबसे पहले तो अरसल यूसुफी साहब आपका भी इस्तकबाल, जफ़र साहब आपका भी इस्तकबाल। जी, मैं आपसे शुरू करूंगा अरसल साहब के सबसे पहले तो एक अपना हल्का सा जो तारुफ, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो आप खुद दे दें ताकि जो है आप जो है मुकम्मल जो है अपना तारुफ जो है वो बता सके कि ये जो फल है ये किस शजर का है, किस शजर की आबियारी के बाद जो है ऐसा काबिल, ऐसा होनहार बच्चा जो है उनको मिला है। इस बारे में जो है हम आपसे जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो अब्दुर्रहमान सर ने तारुफ करने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। बहुत शुक्रिया हमें यहाँ बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरा तारुफ सिंपल सा है। मैं भी गांव के हर बच्चे की तरह एक बच्चा ही हुआ करता था पहले। जब मैंने ये ख्वाब देखा कि पायलट बनना चाहिए या चीज़ जो प्लेन जो उड़ाते हैं लोग, तो इस फील्ड में कुछ इंशाल्लाह करना चाहिए, तो मैंने तो इब्तदाई तालीम तो यहीं से हासिल की। जो इरम प्री प्राइमरी स्कूल है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की। फिर मालेगांव स्कूल से मैंने हाई स्कूलिंग की, और मालेगांव जो 11वीं-12वीं साइंस है वो मैंने मालेगांव स्कूल एंड जूनियर कॉलेज से की। वहाँ के टीचरों का बहुत बड़ा, जो मेरी कामयाबी के पीछे जो हाथ है वहाँ के टीचरों का है, क्योंकि पढ़ना लिखना उन्होंने सिखाया। जी जी। तो उनका तो बेशक बहुत बड़ा हाथ है। और माँ बाप का कितना बड़ा हाथ है ये तो बोलने की ज़रूरत है ही नहीं, ये तो सबको पता है। माँ बाप के बिना तो सब कुछ नहीं होता। तो बस यही है। बाकी फिर मैंने 12th साइंस के बाद मैंने JEE मेंस वगैरह दिया, एडवांस वगैरह दिया। फिर उसके बाद मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। अच्छा। BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैंने बेंगलोर से की, JN यूनिवर्सिटी से। अच्छा। फिर उसके बाद मुझे वहाँ से पता चला कि कैसे इन सब फील्ड में चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अभी तक गांव में ज़्यादा इस बात की नॉलेज है नहीं, क्योंकि अभी तक किसी ने किया नहीं है। ऑब्वियसली जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने उनका बहुत ताउन रहा इन सब चीज़ों में, पर उनकी नॉलेज भी इसमें थोड़ी कुछ हद तक लिमिटेड है, जो कि समझने वाली बात है। जी जी। उन्हें भी अभी इस फील्ड के बारे में पता नहीं है, जो होता है उसको प्रॉपर पता होता है। तो मुझे बेसिकली इस फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज मिली जब मैं कॉलेज में गया, क्योंकि वहाँ पर जो मेरे प्रोफेसर्स थे वो
एयरफोर्स, एक्स एयरफोर्स रिटायर्ड DRDO HAL के जो एक्स साइंटिस्ट थे, तो वो लोग थे, उनसे गाइडेंस मिली कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस फील्ड में, और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किसकी बात सुननी चाहिए, किसकी नहीं सुननी चाहिए। जी ये भी इम्पोर्टेंट है। जी जी। मशवरा कौन सा साजगार हो कौन सकता सा है। साजगार हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। जी तो वहाँ से फिर ये आया ध्यान में कि कैसे करना चाहिए। अच्छा अच्छा, इस चीज़ के लिए फाइनेंशियल कैपिटल भी जी अरेंज करना भी बहुत ज़रूरी जी, होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, बट जी बाद में ये इस बात की दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है, जी क्योंकि मेरे हिसाब से पायलट ट्रेनिंग कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ मतलब है, कई सारी चीज़ों से ज़्यादा मुश्किल है, पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हार्ड है, कोई ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। बस मेन जो चीज़ है फाइनेंशियल बैकिंग और ये सब, तो इसको कैसे मैनेज करना। और फिर ये है कि आप अगर लोगों के सिर्फ मशवरे पे काम करते हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे पर्सनली नहीं पसंद, जी क्योंकि आपको अपनी रिसर्च भी करनी चाहिए, जी क्योंकि जो आपको मशवरा दे रहा है वो अच्छे सही दिल से दे रहा है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं, वो अच्छे सही दिल से देगा, पर आपकी सिचुएशन अलग हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जी। फिर मैंने फिर इंजीनियरिंग के बाद रिसर्च की कि कैसा क्या करना चाहिए, फिर मुझे जाके बाहर कंट्रीज का पता चला, तो मैंने फिर बाद में जाके साउथ अफ्रीका से ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की। उस टॉपिक पे भी आएंगे। बड़ी एक अहम आपने बात की कि जो जी। फाइनेंशियल जो मामले हैं जी वो सबसे अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पर आपके वालिद मोहतरम जफ़र हामिद जोशी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। जफ़र साहब, बचपन में कागज़ के जहाज बना बना कर उड़ाने वाला आपका बच्चा एक दिन आसमान की बुलंदियों को नापने लगेगा, ये आपने क्या कभी सोचा था? और जब जाहिर सी बात है बच्चे कई चीज़ों का मुतालबा करते हैं, कई बार कुछ ऐसे खिलौने होते हैं जो हमारे बिसात से बाहर होते हैं, मगर बाप जो है किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को अपनी माशी तंगी का एहसास ना दिलाते हुए और उस चीज़ को जो है किसी भी तरीके से बच्चों को लाकर दे देता है। तो अब बात है कि बच्चे ने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा था और कहीं ना कहीं उस ख्वाब को हकीकत में का रंग देने में आपका एक बड़ा हिस्सा है। तो जब बच्चे ने इस तरह की बात की तो आपको कितना अपने बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस था, भरोसा था कि आपने जो है अपना सब कुछ, फिर उस वक्त जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, आपने जो है बच्चे के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए लगाना शुरू कर दी? इसका तो बचपन से ही शौक था। वाकई में बच्चे तो देखो खिलौने तो सब मांगते हैं, बचपन में भी ये जो है ज्यादातर प्लेन ही डिमांड करता था। और अभी भी उसकी अम्मी जो है उसके बचपन के खिलौने अभी तक संभाल के रखी हुई है। ये बड़ा होकर कुछ बनेगा तो उसको हम जो है मतलब उसको डिस्क्राइब करेंगे कि देखो उसका ये अभी तक है, ये सब खिलौने वगैरह रखे हुए। और इंजीनियरिंग भी जब 12वीं के बाद जो है इसको स्पेस का बहुत शौक था। कंप्यूटर में भी गेम खेलना है तो सिर्फ जो प्लेन के जो गेम्स होते थे वही खेलता था, जैसे नॉर्मल गेम्स नहीं खेलता था। और इसके रूम में भी अभी आप देखोगे तो सैटेलाइट हो गया, तैयारे हो गए, वही सब फोटो चश्मा करके रखा हुआ। मतलब इसका एक जुनून था उस लेवल पर जाने के लिए। जैसे आज इसने जो फील्ड सेलेक्ट किया है तो इसका कॉन्फिडेंस देखते हुए मुझको भी ऐसा लगा कि नहीं, ये बच्चा जो है कुछ आउटस्टैंडिंग कर सकता है। तो इसके लिए मैंने भी इसको जो है फुल सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के मतलब मेरे भाई साहबान जो है और जो भी फैमिली मेंबर्स है मेरे, मुझको बहुत अच्छी तरीके से कोऑपरेट किया उन्होंने। और इस हद तक हम जो है इसको इन्हें सपोर्ट कर पाए उसको। जी जी। यहाँ पर अगर हम तस्करा ना करें खुद आपके वालिद साहब का, आली जनाब मुश्ताक यूसुफी साहब, जो कि जमहूर में मौलिम, और अच्छा उनका भी एक तारीख ऐसी रही कि अव्वलीन टीचर्स में जो है वहाँ रहे। कुछ एक तो उनकी तालीम का असर जो है, उनकी तरबियत का असर आप लोगों को मिला। कुछ जो है इनके जो भी बड़े अब्बू जो है, जनाब मैं बात करूँ खालिद अख्तर यूसुफी साहब की या यूसुफी साजिद नईम साहब की या दिगर साहिबान, जिन्होंने जो है अपने इस भतीजे को अपने बेटे की तरह सही रहनुमाई की, तो कहीं ना कहीं एक पूरा एक माहौल जो है बच्चे को बड़ा एक साजगार मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जो है वो यहाँ पर बच्चे को आगे बढ़ाने में जो है लगा रहा। तो एक फैमिली का सपोर्ट इस तरीके के इस मामलात में, इस तरह के मामलात में कितना जो है अहम होता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक फैमिली मेम्बर जो होते हैं अपने घर में, जो भी बड़े हैं,
उनकी अगर एक हल्की सी सताइश मिल जाए, एक तारीफ मिल जाए, हौसला मिल जाए, तो बच्चों के लिए ये मुश्किल राहें कितनी आसान होती है? जी ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना वेरी हार्ड। आप जैसे किसी बड़े का कभी फ़ोन आ जाए कि यार क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है सब, तो उससे ही हमें इतनी मोटिवेशन मिल जाती है कि हम चीज़ें फिर अच्छी करने लगते हैं। जो चीज़ खराब हो रही होती है तो हम उससे मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है, और हम उससे अच्छी चीज़ें करने लगते हैं। और जैसे जो मेरे जो बड़े अब्बू जो हैं यूसुफ़ी खालिद अख्तर साहब, यूसुफ़ी साजिद नईम साहब, इन लोगों का वक्तन फ़ौक्तन मुझे मैसेज या कॉल आता रहता था, वहाँ भी ट्रेनिंग के दौरान भी, कि चलो बच्चे की खबर लेंगे, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो इन सपोर्ट बहुत अच्छा होता है। और फिर जो अब्बा से तो बात होती रहती थी, अब्बा से वो भी यही पूछते रहते क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सपोर्ट होना चाहिए, इसके बिना कामयाबी बहुत मुश्किल नज़र आती है। आपकी फैमिली में देखे तो ज्यादातर टीचर है, तो आमतौर से एक कल्चर चला है कि भैया टीचर के जो बच्चे होते हैं, वुमन टीचर होते हैं, इंजीनियर के बच्चे इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर के बच्चे, क्योंकि पहले से वो सारी राहें उन लोगों को जो है वो आसान लगती है। आपने एक बड़ी अलग जो है एक डिफरेंट जो है वो चीज सुनी। अल्लामा इकबाल ने कभी जो है वो शेर कहा था कि काबिर हूँ जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो आपने वाकई आसमानों में अपनी मंजिल कैसे ढूंढना शुरू कर दी? जी, जो हमारे फैमिली में ज़्यादातर लोग हैं टीचर, इस बात में कोई दो राय नहीं। पर जैसे मैं कहूँ तो अच्छा, उसमें बुराई भी नहीं है, मगर हाँ। आपने क्योंकि एक अलग फील्ड, कोई बुरा भी ना समझे, मैं उसको वजाहत कर दूं, इसमें बुराई भी नहीं है, मगर आपने जो डिफरेंट जो फील्ड चुनी उसके लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सवाल। जी, बुरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टीचर ही होते हैं जी जी, जिन्होंने हमें बोलिए। यहाँ तक पहुँचाया। इब्तिदाई, बेशक बेशक, तो कुछ बुरा नहीं है। बेशक अब बेशक। मेरा इस जो फील्ड में रुझान बढ़ा, जैसे अब्बा को भी पहले ये करना था, जैसे अब्बा की भी ख्वाहिश थी। अच्छा। 12th के बाद मैं भी पायलट वगैरह माशाल्लाह, कहने का मतलब ये जी। कि बाप के सपने को बच्चे ने साकार किया। बाबा क्या जी। बात है। पर उस वक्त ये बात साजगार नहीं हो पाई, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले इस बारे में बहुत बेदारी भी नहीं जी, थी, जी। जब इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था। आज भी नहीं है, वरना हर घर से एक पायलट होते हैं। जी बोलिए। तो और फिर फाइनेंशियल बैकिंग का भी जो इशू था, तो फिर वैसे एक अब्बा ने बचपन से ये बात की कि यार ये फील्ड भी एक्सप्लोर की जा सकती है। उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अगर वो फोर्स कर रहे थे डॉक्टर बनने के लिए या करने के लिए, ऑब्वियसली हो सकता है मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बन भी जाता, बट हम यहाँ बैठ के ये बात नहीं कर रहे थे फिर। तो यही बात है। तो अब्बा का भी एक वो था, उन्होंने बचपन से बताया कि ऐसा ऐसा करना होता है। फिर मैंने भी देखना शुरू किया। जाहिर सी बात है, जो भी बच्चा होता है उसको, हर किसी बच्चे को उड़ने की ख्वाहिश होती है बचपन से, बेसिकली सबको होती है। जी जी। तो वो था, फिर अब्बा ने उसको बढ़ावा दिया कि ऐसा किया जा सकता है। फिर मैंने देखना शुरू किया, फिर मुझे भी बहुत इस चीज़ में, इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, शुरुआत से ही है। तो फिर वहाँ से ये सब शुरू हुआ कि ऐसा करना चाहिए वैसा। कुछ इत्तेफाक आपसे मिलने के पहले भी जो है मुझे हुए हैं। आपके वालिद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी। तो उस वक्त भी मैं देखा करता था कि आप जो जिस वक्त बेंगलोर में थे, तो आपका एक ख्वाब था कि आप जो है स्पेस स्टेशन में जाएंगे और वो खलाबाज की तरह जो है ऊपर काफ़ी जो भी एक्टिविटी हुई ना, आपका जो ख्वाब जो है वो ज़मीन पर कम आसमान पर ज़्यादा था। बहरकैफ आपने जो है वो ख्वाब को हकीकत में बदला। तो ये जो पायलट की ट्रेनिंग थी, फिर ये ट्रेनिंग का मरहला कब, कहाँ, कैसे शुरू हुआ? तो बेसिकली जब मैं कॉलेज में था, 4 साल का जो कोर्स होता है, मतलब 3rd ईयर से ये हो गया था कि फ्लाइंग के बारे में कुछ करना है, या तो एयरफोर्स में करना है या तो सिविलियन। पर एयरफोर्स में ऐसा है कि उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत सख्त होता है। अच्छा। जाहिर सी बात है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो वहाँ भी जाने का सोचा, पर बाद में फिर ऐसा पता चला कि एयरफोर्स के अलावा और सिविलियन में भी किया जा सकता है। तो फिर जो मेरी वालदा मोहतरमा है, उन्होंने कहा कि अगर सिविलियंस करोगे तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है,
जहाँ गांव से हाजी साहबान जाते हैं उन्हें भी ले जाने का मौका मिलता है माशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो फिर ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जो लोग जाते हैं हाजी साहबान उनको कम एटलीस्ट एक बार फ्लाई करवाऊँ मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो यहाँ से ये ट्रेनिंग का जो वो है शुरू हुआ। फिर वहाँ से नॉलेज मिलती गई। जैसे आप जब आप बाहर रहते हैं स्पेशली बेंगलोर जैसे शहर में, तो आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे एयरफोर्स के पायलट्स मिलते हैं, जो सिविलियन वर्ल्ड के पायलट्स हैं वो मिलते हैं। तो उनसे पता चलता रहा कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आज के दौर में तो खैर इंटरनेट जो है बेस्ट, बशर्ते कि उसका सही इस्तेमाल बशर्ते कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए। तो वो तो बेस्ट सोर्स है। उस पे आपको जो भी है लेटेस्ट, जैसे कोई बहुत बड़ा वेटरन पायलट भी है वो भी आपको बता दे कि मैंने फला जगह से ट्रेनिंग की है। तो हो सकता है उस पायलट के टाइम पे वो जगह बहुत अच्छी रही हो, जी, पर अभी हो सकता है उसमें थोड़े बदलाव आ गए हैं, वो आपके लिए इतना सूटेबल ना हो। बहुत अहम बात। बहुत तो इस फील्ड में ये है कि आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। इसके लिए इंटरनेट बहुत बड़ा सहारा है। तो इंटरनेट से भी पता चला। फिर ये पता चला कि बाहर के देश में भी, जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ भी ट्रेनिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने साउथ अफ्रीका से किया है। साउथ अफ्रीका में ऐसा है कि आपको जो एक काइंड ऑफ आप स्कॉलरशिप समझ लीजिए, अच्छा, तो वो आपको ऐसा मिल जाए तो मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा वो वो कम हो जाएगा। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कंट्री अलग है, वहाँ पे जी। चीज़ें अलग हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग का कॉस्ट वगैरह कम हो जाता है। ये सब है। तो ये और मेन जो साउथ अफ्रीका में जाकर ट्रेनिंग करने का जो वजह थी वो ये है कि इंडिया में जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर एविएशन वो बहुत डेवलप नहीं है। मतलब जितनी बड़ी हमारी कंट्री है जी उस हिसाब से जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है इंडिया जी, में। मतलब आप जैसे साउथ अफ्रीका की मैं मिसाल दूँ तो वहाँ पे ऐसा है आपको हर 200 किलोमीटर में 2 एयरपोर्ट मिल जाएंगे। अच्छा इंडिया में ऐसा नहीं है। अच्छा। आपको ट्रेनिंग करनी है तो 2-4 वही जगह हैं। अच्छा, आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं कि आप अगर पीपीएल कर भी लेते हो तो उसके बाद जो सीपीएल के लिए आपको कुछ आवर्स फ्लाई करना होता है, आवर बिल्डिंग कहते हैं उसे। अच्छा, तो वो आप इंडिया में अगर आप करते हो तो मैंने ऐसा सुना है, ये पता नहीं पक्का, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि आप खुद ही सिर्फ उड़ सकते हो। यहाँ आप किसी को, फ्रेंड्स को, फैमिलीज को आप लेके नहीं जा सकते। अच्छा साउथ अफ्रीका में इट्स काइंड ऑफ ओपन, अच्छा, यू कैन टेक योर फ्रेंड, यू कैन अच्छा। टेक योर फैमिली। अच्छा, तो ऐसा है वहाँ पे। जैसे अब मेरी जो आगे की एडवांस ट्रेनिंग बढ़ेगी, जो मुझे आवर्स फ्लाई करने हैं, तो उसमें मैं किसी को अपने साथ बिठा के ले जा सकता हूँ कि यू कैन कम विद मी, आई कैन फ्लाई यू टू प्लेसेस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। यानी कुल मिला के जो है साउथ अफ्रीका में आपकी जो है ट्रेनिंग हुई, तो वो अभी तक किस मरहले तक पहुंची है, क्या क्या आपका ट्रेनिंग सेशन क्या था, और अब जो है आप कहाँ पर अभी तक जो है आप जो है फिलहाल में कहाँ तक पहुंचे? जी फिलहाल मैं एक प्राइवेट पायलट हूँ। अच्छा आई हैव अ पीपीएल, अच्छा। दैट स्टैंड्स फॉर प्राइवेट पायलट। इसमें क्या स्टेजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बता पाएंगे? जैसे जब फ्लाइंग शुरुआत से लेकर। जी जी जी, पहले जब फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जब जो फ्लाइट स्कूल में कोई एनरोल करता है, अच्छा तो साउथ अफ्रीका में ऐसा है कि आपको पेपर्स वगैरह क्लियर करने होते हैं। फॉर अच्छा। पीपीएल यू नीड 8 पेपर्स। अच्छा, 8 पेपर। आपको 8 पेपर क्लियर करने होते हैं। फिर जो फ्लाइंग आवर्स में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। फॉर एग्जांपल आपने टेक ऑफ किया, आपका इंजन बंद हो गया, आप क्या करोगे, तो उस बात की ट्रेनिंग होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जी तो वो सारी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर जो हमारा इंस्ट्रक्टर है वो जब शुरू से सिखाता है जो, जी तो वो इंस्ट्रक्टर को जब कंफर्टेबल हो जाता है कि नाउ आप इतने काबिल हो कि जी। आप अकेले प्लेन ले जा सकते जी। हो। हाँ, आप मरोगे नहीं, आप अच्छा, अकेले अच्छा। प्लेन ले जाओगे तो। अच्छा, अच्छा। वो हादसा अपनी जगह हादसा पर है, नहीं मगर होता। वो कहने का मतलब इतना कॉन्फिडेंस जो है इंसान जी। के अंदर जो है आ जाता है। ऐसा अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब कोई हादसा हो भी जाए सो यू कैन मैनेज, यू कैन लैंड द प्लेन। जी 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 जी। तो जब इतना कॉन्फिडेंस से आ जाता है फिर वो एक सिर्फ खुद से नहीं रिलीज करता, वो अपने से एक बड़े इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट करता है अच्छा। कि आप इस बच्चे को ले जाइए, आप लिए चेक इस कीजिए। कैडेट को ले जाइए, इसके साथ फ्लाइट पे जाइए, इसको चेक कीजिए। अगर आप खुश हैं इसकी काबिलियत से तो फिर वो जो बड़ा वाला इंस्ट्रक्टर होता है, जो एग्जामिनर होता है, जी मैंने एग्जामिनर होता है, तो वो इंस्ट्रक्टर फिर हमें रिलीज करता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू गो सोलो। तो वहां से फिर वो इट्स बेसिकली आपका नया जन्म होता है जब आप पहली बार सोलो उड़ते हो। जी आपको फील होता है कि आप हवा में उड़ते हो,
प्लेन हवा में जाता है, आप बाजू में देखते हो बाजू की सीट खाली होती है। जी अब आप जो है वो आप ही हो। अच्छा। आप ही को लैंड करना है, कुछ जी। वो आपको देखना है। जी अब आपके लिए पास इंस्ट्रक्टर नहीं है। जी तो वहां से मतलब ये एक फेज होता है। वहां से जब ये आप इनिशियल सोलो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आगे की ट्रेनिंग बढ़ती है। फिर हम और ट्रेनिंग करते हैं। आगे की जो फेज होता है पीपीएल का लास्ट जी। फेज, क्रॉस कंट्री हम उसे कहते हैं। अच्छा हम जैसे जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो हमारे एयरपोर्ट के आसपास होती जी। है, वहाँ पर ट्रेन करते हैं, जी। वहीं पर लैंड कर देते हैं जी वापस। तो जो क्रॉस कंट्री फ्लाइट्स होती है जी उसमें आपको प्लेन उड़ा के ले जाते हो किसी दूसरे एयरपोर्ट पे, वहाँ से वहाँ आप लैंड करते हो, फिर वहाँ से उड़ा के किसी तीसरे एयरपोर्ट पे ले जाते हो, पूरी अनजान जगहों पर जी वहाँ आप लैंड करते हो, फिर वहाँ से वापस आते हो अपने एयरपोर्ट पर। तो वो भी शुरुआत में इंस्ट्रक्टर हमारे साथ होता है कि 1-2 फ्लाइट के बाद। तो फिर जब उसे सब वो हो जाता है, जब वो पूरा सेटिस्फाई हो जाता है कि यार नाउ यू कैन गो सोलो क्रॉस कंट्री, तो फिर वो हमें रिलीज करता है कि अब आप दूसरे एयरपोर्ट पे जा सकते हो। अच्छा और वो नए नए एयरपोर्ट देता है, ऐसा नहीं कि जहाँ तुम पहले जाते जी 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 और नए एयरपोर्ट्स अच्छा कि आप अब वहाँ जाओगे, आप वहाँ जाओगे। तो आपको वहाँ जाके सब कुछ मैनेज करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हवा में रोड नहीं होते। तो आपको ऐसा नहीं है कि रोड जहाँ जा रही है आप वहाँ चले जाओगे साइन बोर्ड देखते हुए, ऐसा नहीं होता। तो आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। एक फ्लाइट 1 घंटा अगर उड़ाना है तो उसके पहले हमें बैठ के 5-5 घंटे प्लानिंग करनी पड़ती है अच्छा कि हवा कहाँ से चलेगी, क्या जी। मौसम होगा, जी। कहाँ से कहाँ जाना है, जी आपका फ्यूल कितना लगेगा, अच्छा कुछ हो गया तो आप और जी। एक्स्ट्रा फ्यूल कितना कैरी जी करो, जी जी मौसम खराब हो गया लैंड नहीं कर पाए जी। कितना फ्यूल एक्स्ट्रा कैरी अच्छा। करो। तो ये सारी प्लानिंग करके फिर आप अपने इंस्ट्रक्टर बताते हैं कि ये मैंने किए। तो वो इंस्ट्रक्टर अच्छा। जब आपसे सेटिस्फाई हो जाता है आपकी प्लानिंग से, तो वो कहता है कि हाँ चलो अब नाउ यू आर एलिजिबल। अच्छा फिर वो आपको बोलता है कि अब तुम सोलो जा सकते हो। अच्छा तब वो हम सोलो जाते हैं, फिर फ्लाई करके आते हैं। वो बड़ी लंबी फ्लाइट होती है। जी ऑफकोर्स गाड़ी 3 घंटे चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, और प्लेन में आप जब पहली बार 3 जी। घंटा जाते हो आप पूरा थक आ जाते हो। हवा ऊपर ड्राई होती है एकदम, अच्छा आपको डिहाइड्रेशन हो जाए। जी धूप, यहाँ हम जमीन पे होते हैं धूप। जिस्मानी तौर पर किन किन चीजों को लड़ना पड़ता है वहाँ जी पर? बहुत सारे। बेसिकली हम जब जमीन पे होते हैं ना धूप ऊपर से पड़ती है जी सिर्फ। जी जब आप प्लेन में होते हो धूप हर जगह से पड़ती है, अच्छा। ऊपर से नीचे से, अच्छा नीचे बादल होते हैं उससे जी। धूप पड़ती है सब। तो वो है। और फिर हवा बड़ी ड्राई होती है। अच्छा फिर आपको मोशन सिकनेस वगैरह का भी खतरा होता है। अच्छा जैसे गाड़ी में तो हम नॉर्मली बैटल कर लेते हैं, जी जी पर प्लेन में अक्सर होता है जी कि आप अगर मोशन सिकनेस हो गया, अगर आप सोलो हो तो भले से कितनी भी आपको हो रही हो पर आपको कंट्रोल करना है प्लेन। अच्छा फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू फ्लाई द प्लेन नो मैटर व्हाट। ऊपर जो है वो ऑक्सीजन लेवल का कैसे क्या किस लेवल तक जो है ऑक्सीजन आप जो है आराम से जो है वो सांस ले सकते हैं, और उसके बाद फिर एक मकाम ऐसा आता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये सारी चीज़ों की भी आपको ट्रेनिंग नॉलेज होता है, क्या होता है? जी बेसिकली हमें पायलट बनने के लिए सब पढ़ना पड़ता है। जी जो हवा के कानून है वो जी। पढ़ना पड़ता है। फ्लाइंग ऑब्वियसली फ्लाइंग से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट के सिस्टम से रिलेटेड सब पढ़ना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड पढ़ना पड़ता है, जी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी फ्लाइंग के लिए नहीं बनी। जी हम जाहिर सी बात, हम परिंदे नहीं हैं, हम परिंदे नहीं हैं, जमीन- हम इंसान हैं, हम उड़ने के लिए नहीं बने। जी जी फिर भी हम उड़ रहे हैं। जी तो इट कम्स विद अ लिमिटेशन कि आप परिंदों की तरह बहुत ऊंचा उड़ोगे तो अगर बिना ऑक्सीजन के उड़ोगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। अच्छा जी उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। जी तो ये जो लीगल लिमिट होती है उसकी 10,000 फीट के ऊपर अगर आप उड़ रहे हो, आपके प्लेन में ऑक्सीजन नहीं है, आपका कैबिन में प्रेशराइज नहीं है अगर, तो आप यू कैन नॉट फ्लाई मोर देन 30 और 45 मिनट्स। अच्छा जी ये जो कानून है वो कंट्री के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है, बट इट्स ऑलमोस्ट सेम। अच्छा साउथ अफ्रीका में आप यू कैन नॉट फ्लाई फॉर मोर देन 45 मिनट्स। तो कोई पायलट वहां तक उस अपने आप को पुश नहीं करता, क्योंकि अच्छा। इट्स अ सेफ्टी रिस्क। अगर आप बेहोश हो जाओगे तो जी फिर वो तो हाँ प्लेन कैसे उड़ेगा। जी 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 हमारे प्लेन मैनुअल होते हैं, छोटे हो जो ट्रेनिंग जी, प्लेन्स होते हैं, ट्रेनिंग प्लेन, जी। उसमें कोई ऑटो पायलट नहीं होता, जी, सब जी। आपको ही करना है। सब आपको ही करना पड़ता जी है। अच्छा तो आप रिस्क नहीं लेते। बेसिकली यू आर सेफ्टी इज ऑलवेज फर्स्ट अच्छा। प्रायोरिटी। अच्छा, ये कि एक पायलट बनने के लिए फिजिकली क्या क्या टेस्ट आपको किन किन मरहलों से गुजरना पड़ता है? फिजिकली क्या क्या वहाँ पर टेस्ट आपको किया जाता है? एक आम आदमी जो है उसको तो पायलट जो है नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए भी जाहिर सी बात है अगर फौज में जाना है तो जी। उसके भी कुछ जो है जिस्मानी जो है कुछ टेस्ट हैं।
तो पायलट बनने के लिए भी ऐसी कुछ चीजें लागू होती है क्या? जी, पायलट बनने के लिए बेसिकली 2 तरह के टेस्ट होते हैं जो कि डीजीसीए से अपॉइंटेड डॉक्टर्स ही कंडक्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। डीजीसीए मीन्स डायरेक्टरेट जनरल फॉर सिविल एविएशन। ये गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि जितने भी पायलट्स हैं उनका जो भी सारे मैटर्स हैं वो हैंडल करती है। तो जो मेडिकल के बेसिकली जो कमर्शियल पायलट से रिलेटेड है वो 2 तरह के मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं। क्लास 2 होता है जो कि इनिशियली हमें करवाना पड़ता है, फिर जब हम कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें क्लास 1 करवाना पड़ता है जो कि और स्ट्रिक्ट होता है। तो उसमें आपका बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस वगैरह चेक की जाती है, आपका 6x6 विजन होना चाहिए। यू कैन वेयर द स्पेक्स, आप चश्मे लगा सकते हो, आपके नहीं है चश्मे तो बढ़िया बात है, आप लगा भी सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू अचीव अ विजन ऑफ 6x6 अच्छा। विद और विदाउट स्पेक्स। अच्छा जी, आपका नाइट विजन है वो, और जो उनका एक लेवल होता है उस लेवल में होना चाहिए। और कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस कोई कलर ब्लाइंड है तो वो नहीं बन सकता बेसिकली पायलट। जी। तो ये है। और प्लस आपका जो बीएमआई वगैरह है वो आपका नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। आपकी जो हार्ट फंक्शंस हैं, क्योंकि ये जब मेडिकल चेकअप होता है इसमें आपका सब चेक किया जाता है, योर ब्लड टेस्ट, आपका WBC काउंट्स वगैरह, जो प्लेटलेट काउंट्स सब नॉर्मल होना चाहिए, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रेंज में होनी चाहिए, आपका यूरिन टेस्ट भी होता है तो उसमें सारी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें होने चाहिए। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, डायबिटीज़, बोथ डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 कोई कुछ नहीं होना चाहिए। आपको कोई जो भी और सारी बीमारियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। और बेसिकली फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो ECG भी लिया जाता है, आपका ऑडियोमेट्री टेस्ट लिया जाता है जो कि दोनों कान के वो चेक की जाती है कि आप कितना, आपकी सुनने की कैपेबिलिटी कितनी है। तो ये है। और जी बेसिकली ये साइज है आपका वही BMI जी 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 जी। मराठी में एक कहावत है, मनाचं ब्रेक उत्तम ब्रेक, यानी दिल पर काबू। इसका मतलब जो है जी। इससे बढ़िया कोई काबू नहीं हो सकता। मगर जो है कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी नफ्सियाती चीजें, बीमारी नहीं होती मगर कुछ नफ्सियाती कुछ चीजें जो कि पकड़ में नहीं आती। जी। इसके लिए कोई एक ऐसा नहीं है कि मशीन लगाए और पता चला कि आप नफ्सियात के मरीज हैं या ये है वो। तो उस तरह की चीजों को भी आपको गुजरना पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि भैया आप घर में सुबह कोई भानगड़ हो गई, घर वाली ने जो है नमक बढ़ा दिया या मिर्ची बढ़ा दी तो आपने गुस्से में आकर प्लेन कहीं भी ठोक दिया, ऐसा कुछ। तो ये बारीकी भी देखते होंगे नफ्सियाती कुछ जो। जी बेसिकली जो क्लास 2 मेडिकल्स वगैरह होते हैं इसमें तो नहीं होता, पर जब आप एयरलाइंस के लिए जाते हो इंटरव्यूज़ के लिए तो उनका भी 2-3 दिन इंटरव्यू चलता है। तो आप एक बैठा है, एक जो उम्मीदवार है वो एक बैठा रहेगा, वो इंटरव्यू लेने वाले 3-4 लोग हैं। उसमें एक जनरल इंटरव्यूअर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक स्ट्रैटेजिस्ट, वो सब होते हैं। तो वो सब जज करते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। आप मतलब कुछ बहुत ओवरली एग्रेसिव तो नहीं हो, या आप कोई बहुत ओवरली सबमिसिव तो नहीं हो कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यार आप हर एक पे अपना वो थोप रहे हो, अपनी मर्जी थोप रहे हो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हर एक की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो एक मॉडरेशन होता है। तो वो ये सब चेक करते हैं कि आपको चीज़ें हैंडल करते हुए आनी चाहिए। तो बेसिकली साइकोलॉजी का ही होता है। और इस बात में जैसे आपने डिप्रेशन वगैरह की बात कही, तो एक जोक भी होता है पायलट कम्युनिटी में चलता रहता है कि पायलट इज ऑलवेज हैप्पी बिकॉज FAA मेड इट इलीगल टू फ्लाई सैड। ये बेसिकली होता है कि अगर कोई डिप्रेशन से डायग्नोस होता है, बेसिकली कोई सैड है, तो उसको कुछ टाइम के लिए ग्राउंड कर दिया जाता है। अच्छा। हाँ, FAA जो है US की जो गवर्निंग बॉडी है, फेडरल एविएशन में जो US की है, जैसे हमारी इंडिया की DGC है, तो FAA US की है। तो ये ऐसा जोक चलता है। अच्छा। पायलट कैन नेवर बी सैड बिकॉज FAA मेड इट इलीगल टू फ्लाई सैड। अच्छा, अभी जो है आप फिलहाल जिस मकाम पर आकर अभी आपका जो पड़ाव आया है, ये पड़ाव जो है अभी आप प्राइवेट पायलट के हैसियत से, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें। आप कि अभी यहाँ तक आप पहुँचे हो तो उसके क्या मानिए यहाँ तक पहुँचने के, और इसके बाद का जो आगे का जो सिलसिला है वो जहाँ तक मैं ये सोच पा रहा हूँ कि प्राइवेट पायलट यानी कि भाई अब तो आप एकदम बिंदास यानी जो है वो प्लेन वगैरह चला सकते। तो प्राइवेट पायलट है, अभी कभी समझ लीजिए कि आपको शाहरुख खान का फोन आ गया कि
अरसल यूसुफी, मुझे अर्जेंट में एक पायलट की ज़रूरत है, मेरा खुद का जो प्लेन है, क्या आप आकर मेरा प्लेन चला सकते हो? क्या ऐसा कुछ सब पॉसिबल है कि क्या है? जो मेरी जो जाड़ी मोटी जो सोच है मैं उस सोच से बात कर रहा हूँ, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। बेसिकली जो मेरे पास जो लाइसेंस है पीपीएल, तो उसमें ये मेरे पास जो प्रिविलेजेस हैं तो वो ये होते हैं कि मैं दिन में अच्छे मौसम में फ़िलहाल अभी प्लेन उड़ा सकता हूँ, और फिलहाल मैं एक प्लेन पे ही रेटेड हूँ, सेस्ना 172 बोलते हैं, इट्स द बेस्ट ट्रेनर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये काफ़ी लोग यही उड़ाते हैं, इंडिया में भी है, यूएस में भी। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो फिलहाल मैं उस प्लेन पर रेटेड हूँ। अगर कोई साउथ अफ्रीका में कोई सेलिब्रिटी चाहे कि मैं उसका प्लेन उड़ाऊँ तो मैं उड़ा सकता हूँ, बट मैं फिलहाल उनसे चार्ज नहीं कर सकता, अच्छा, पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस यानी फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा। जी। तो ऐसा प्राइवेट पायलट आई कैन आपको भी मैं फ्लाई कर सकता हूँ। अच्छा। साउथ अफ्रीका में बेसिकली, फिलहाल इंडिया में नहीं, क्योंकि मेरे पास साउथ अफ्रीकन लाइसेंस है। तो अच्छा। ये अफ्रीका के जितने भी कंट्रीज ऑलमोस्ट सब में वैलिड होता है। अच्छा, जी आगे का मरहला? जी, आगे का मरहला फिर ये है कि मुझे जो आवर्स हैं कमर्शियल के लिए वो कंप्लीट करने हैं। कुछ रेटिंग्स हैं, जैसे फिलहाल मैं सिर्फ अच्छे मौसम में उड़ा सकता हूँ। मौसम ख़राब में उड़ाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग कहते हैं, अच्छा, वो चाहिए होती है, वो मुझे करना है। जो एक बड़े जहाज़ उड़ाने के लिए एक मल्टी इंजन रेटिंग चाहिए होती है, जैसे जो प्लेन अभी हम उड़ाते हैं उसमें एक ही इंजन होता है। जो मल्टी इंजन, मल्टी एज द नेम इम्प्लाइज, उसमें एक से ज़्यादा इंजन होता है, 2 इंजन होते हैं, जी। तो उसकी रेटिंग लेना पड़ती है। अच्छा, फिर जो आवर्स कंप्लीट होता है, कुछ पेपर्स, जैसे अभी फ़िलहाल कमर्शियल के लिए साउथ अफ्रीका में मुझे अभी 11 पेपर और लिखने हैं, तो वो पेपर्स लिखने पड़ते हैं, वो कंप्लीट होगा। उसके बाद जब सारी चीज़ें होंगी तब कमर्शियल लाइसेंस मिलता है। अच्छा, उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं बहुत सारी जॉब की, एयरलाइंस वगैरह में। वैसे तो एयरलाइंस में पूरी दुनिया में जो एयरलाइंस हैं वो फ्रेश कमर्शियल पायलट्स को नहीं हायर करते हैं। अच्छा, दे एटलीस्ट रिक्वायर 1000 आवर्स, 1500 आवर्स ऑफ एक्सपीरियंस अच्छा, फॉर यू टू वर्क एज अ पायलट इन द एयरलाइंस। अच्छा, बाकी इंडिया में ऐसा है, क्योंकि इंडिया में पायलट्स बहुत कम हैं। बेसिकली आप अगर डेमोग्राफिक डेटा देखोगे तो इंडिया में हर 6.5 मिलियन पीपल पे एक पायलट है। अच्छा, जी, 65 लाख लोगों पे एक पायलट है अच्छा। एज ऑफ राइट नाउ। अच्छा, जी, तो इंडिया में बेसिकली देखा जाए तो इतने नहीं है पायलट्स, और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री अभी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो नहीं कर रही है। की। जी, जी, अभी ग्रो कर रही है। अब नए नए एयरपोर्ट सब हमारे यहाँ भी सब बनने जी लगे जी हैं। जी, अभी कुछ महीनों पहले आपने न्यूज़ पढ़ा होगा कि एयर इंडिया ने इतने 100 प्लेन ऑर्डर किए, जी, इंडिगो ने इतने 100 प्लेन जी। ऑर्डर किए। तो ये एक्सपांशन चल रहा है अभी। अच्छा, जी, तो इंडिया में ऐसा क्योंकि इतना ज़्यादा पायलट्स की ज़रूरत है, इसके लिए जो इंडिया में कभी कभी बहुत कम ऐसा होता है, बट कभी कभी ऐसी वैकेंसीज आती हैं पायलट्स के लिए, वो कि फ्रेश सीपीएल होल्डर्स को वो अलाउ करते हैं। जी, वो मतलब जॉब दे देते हैं। ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग करवाते हैं आगे। जी, वो तो जो है वो भरा रहा। जी। अब ऐसा भी नहीं है जी, कि ऐसा किसी नहीं को है कि बुलाया जी, भाई लेकर जा। ऐसा भी नहीं है कि वो कम एक्सपीरियंस वाला है तो वो इतना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो एक उनकी ट्रेनिंग होती है ऑब्वियसली, तो वो एयरलाइंस के थ्रू होती है। अच्छा, तो वो अगर आप किसी के पास 1000 आवर्स हैं, 1500 आवर्स हैं, तो वो सीधा ले लेते हैं, चलो आप आ सकते हो, आप इतने बड़े जहाज उड़ा सकते हो, क्योंकि वो भी बड़ा जिम्मेदारी का काम है। जी, आप 300 लोगों के उस पे आप जान का उनका जान एक का जोखिम होता है, जी। रिस्क होता है। रिस्क वाली तो कोई बात नहीं थी, बट अगर आपने गलती कर दी तो जी, 300 लोगों की करेगा जान एक आपको- और। जी 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 जी। वैसे तो एयर ट्रैवल इज वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द वर्ल्ड। जी, बेशक जी, बेशक। अभी पीछे जितने जो है सड़कों की दुर्घटनाएं, हादसे, जितनी रेल की दुर्घटनाएं हादसे होते हैं, जी। उससे तो कहीं ज्यादा रेशो, बेहतर रेशो जो है वो हवाई जहाज या प्लेन का हवाई जो जहाज। सफर का है या वो जर्नी का है। इसीलिए क्योंकि जो पायलट्स हैं, जो मेंटेनेंस, जो एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस जी। करते हैं, इंजीनियर लोग, जो ग्राउंड स्टाफ होता है, ये बहुत हाईली क्वालिफाइड पीपल होते हैं। दे आर ट्रेन्ड वेरी वेल। इसीलिए जो ये जो रेशो है इतना अच्छा है। जी, जी, और इसमें हम जैसे रोड पे होता है कोई लॉ है, हम उसको तोड़ देते हैं कानून, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। द एविएशन लॉज आर रिटन इन ब्लड। अच्छा, जी, जो कोई कानून है उसके पीछे कोई वजह है, हाँ हाँ हाँ, तो उसके इसी वजह से कोई पायलट कानून नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता है क्या, अभी हमने अगर तोड़ दिया तो इट्स आर सेफ्टी रिस्क। अच्छा। जी अच्छा, रात में जो आप प्लेन को चलाते हो, दिन में जो प्लेन को चलाते हो, जी दोनों ही ऑपरेटिंग में जो है क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और किन किन बातों का जो है ख्याल रखना पड़ता है?
जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ज़मीन पर तो बहुत सारे जो है साइन बोर्ड लगे होते हैं जी। कि आगे क्या है क्या नहीं है। खास तौर से अब प्लेन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, हाँ, तो अब आपको आपके मकाम पर पहुंचना है और जाहिर सी बात है आसपास से दूसरे प्लेन भी गुजरते हैं, उन चीज़ों का भी ध्यान रखना। क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको जो है जब आप फ्लाइंग करते हो उस दौरान में मिलते हैं, किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है और किस किस तरह के चैलेंजेस जो है वो आते हैं दिन और रात में? जी, रात में बेसिकली उड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रात में बहुत सारे ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं। जैसे जो रनवे आप सही से देख पा रहे हो दिन में, हो सकता है रात में अपना देख पाओ। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है किसी एक पायलट को हर जगह। जैसे दिन में जिन एयरपोर्ट पे मैं लैंड कर सकता हूँ, रात में ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि मैं वहाँ कर सकूँ, क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए नाइट लैंडिंग के लिए। उस रनवे पे लाइट्स होने चाहिए। बिना रनवे के लाइट्स के आप नहीं लैंड कर सकते, इट्स इलीगल। आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली रात में जो हम फ्लाई करते हैं तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे मतलब सेमी इंस्ट्रूमेंट आप कह सकते हैं, वैसे फ्लाई करते हैं। फिलहाल मेरे पास नाइट रेटिंग नहीं है। मैं जब आगे की ट्रेनिंग कमेंस करूँगा तब वो आगे की चीज़ें हैं। बट मैंने अपने कई सारे दोस्त हैं, उन लोगों के साथ रात में फ्लाई किया है, तो मुझे ये बात पता है कि रात में उड़ाना थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन देने का काम है। अच्छा, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन आपको मिलते हैं? भले ही आप दिन में चलाएं, अब जाहिर सी बात है आसपास में बहुत सारे प्लेन होते हैं, आते जाते हैं, तो अब वो ऐसा तो नहीं है हमारे बाइक या कार की जैसा कि सामने से कोई गाड़ी अचानक नज़ारे हमने जो है स्लो कर लिया है। इतना वक्त होता है कि गाड़ियां हम मोड़ लेते हैं, मगर प्लेन में जो है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत में किन किन चीज़ों का आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और कितना हाजिर दिमागी जो आपकी उस वक्त काम में आती है? जी, जैसे आपने कहा कि हम गाड़ी की तरह कहीं भी मोड़ नहीं सकते, तो प्लेन का ऐसा होता है कि जो हवा है, जो एयर स्पेस है, वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होता है। आपके जिस सेक्शन में आप उड़ रहे हो उस सेक्शन के आपको जो पहले से कुछ रूल्स होते हैं जो कि पहले से डिफाइंड होते हैं, वो जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें वो सब पता चलता है। जी। तो वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल कोई सिटी है, आप मान लो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो उस सिटी के ऊपर से आपको जाना है, उसमें ऐसा डिफाइंड है। अब जब वापस आ रहे हो तो उस सिटी के जब आप वापस ईस्ट में जा रहे हो तो उस सिटी से आपको 5 किलोमीटर नॉर्थ से आना है। अच्छा, तो बीच में कुछ जो सेपरेशन है 3-4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, वो आपको देना पड़ता है। अच्छा जी, तो वो अभी हमें यहाँ से बहुत दूर लगता है कि 5 किलोमीटर इतना ज़्यादा सेपरेशन क्यों, बट वो प्लेन में इट्स नथिंग, वो बहुत करीब होता है, यूं गुजर जाता है 5 किलोमीटर, लम्हों में गुजर जाता है। जी, स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। इसके लिए बहुत सारे सेपरेशन है। फिर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उनसे बात करनी पड़ती है, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की तरह नहीं होते वो हमारी मतलब अगर उनके इंस्ट्रक्शन नहीं मानोगे तो आपको सेफ्टी रिस्क है जी। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस अच्छा एंड देयर क्लियरेंसेस। अच्छा, रनवे का जो एक डिस्टेंस है वो कितना रिक्वायर्ड होता है एक जब आप जो है लैंड करते हो? जी, मिनिमम जो छोटे ये जो डिस्टेंस है जी, वो हर एयरक्राफ्ट के लिए अलग होता है। बेसिकली जो बड़े जहाज हैं उनको ज्यादा रन होता है। जो हम छोटा जो ट्रेनिंग प्लेन होता है उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड इज 2000 फीट। अच्छा, 2000 फीट इज अराउंड आप कह सकते हैं 600-800 मीटर का। अच्छा, वहां तक जाके फिर जो है आपको प्लेन जो है वो रुकना चाहिए। जी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा, तो और जैसे हम जहाँ ट्रेन करते हैं वहाँ का रनवे अच्छा खासा बड़ा है, वो 1800 मीटर का रनवे, मतलब 2.25 किलोमीटर, तो इट्स वेरी बिग। अच्छा, और उसकी लेंथ जो विड्थ है वो भी मैटर करती है। जी। फॉर एग्जांपल हम जब क्रॉस कंट्री जाते हैं, मैं अपना एक किस्सा सुनाऊंगा। मेरा पहला ही जो सोलो क्रॉस कंट्री फ्लाइट थी, उसमें मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं कैप्टन रॉस पाइल, उन्होंने एक ऐसे एयरपोर्ट पे भेज दिया जहाँ मैं कभी गया नहीं था। और जब आप प्लानिंग करते हो फ्लाइट से पहले तो आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देखते हो कि जी उस एयरपोर्ट पे कितने रनवे हैं, कैसे हैं, क्या उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसकी सरफेस कैसी है। तो मैंने जब देखा तो वो एयरपोर्ट जो रनवे था उस एयरपोर्ट का, वो तो सफिशिएंटली लॉन्ग था, मतलब 1200 मीटर का कुछ रनवे था, 1.2 किलोमीटर, बट उसकी विड्थ थी 11 मीटर। अच्छा जी, 11 मीटर इज बेसिकली
33 फीट। अच्छा, यानी उसकी जो है चौड़ाई जो थी वो। जी, हमारी गांव की कुछ चाराएं हैं उससे ज्यादा चौड़ी। अच्छा अच्छा जी। जी तो उन रनवेज पे ऐसा होता है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जी आप इधर उधर जरा से इधर उधर हो गए आप रनवे से बाहर चले जाओ। जी जी। जी, तो ऐसी सब चीजें होती है, ये सब प्लानिंग में आपको इस चीज को अच्छा, ध्यान यानी रखना पड़ता जिस रनवे पर आपने उस वक्त लैंड किया था, आप सोलो राइड कर रहे थे, अकेले थे, कोई और नहीं था। जी। एक अनजान एयरपोर्ट पे आपको भेज दिया गया, जहाँ इससे पहले आप इससे पहले शायद के नहीं गए थे, और वो जो जहाँ पर आपने लैंड की वो जगह भी आपके लिए अजनबी थी। जी। वो अब वो जैसा आपने बताया सरफेस कैसा था आपको नहीं पता, कितना चैलेंज लगा होगा कि ये एक अनजानी जगह पर आप जाकर के अचानक प्लेन लेकर उतरते हो, और इतना हाई रिस्क। हमको तो हाई रिस्क ही लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक अनजानी जगह पर आप जो है प्लेन को उतार रहे हैं। तो क्या महसूस क्या हुआ था, कुछ खौफ महसूस हुआ था या कुछ ऐसा? खौफ तो नहीं, बट बेसिकली चैलेंजिंग होता है। अच्छा, एक इम्तिहान। जी, लकीली जब मैं गया तो तब मौसम ठीक था, कुछ ज्यादा हवा नहीं चल रही थी, तो मैंने आराम से कर लिया वहाँ लैंड। अच्छा 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 पर जब मैंने भी लैंड किया, जब सेंट्रल लाइन पे मैंने लैंड किया, अच्छा रनवे आसमान से ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। अच्छा जब आप करीब आते हैं तो पता चलता है ये कितना आपका जो कितना बड़ा दिख रहा है, जी। उतना बड़ा है नहीं। जी। तो बेसिकली वो रनवे ऐसा था, मैंने जब से एकदम बीच में सेंट्रल लाइन पे लैंड किया तो जो मेरे विंग्स थे वो रनवे से बाहर थे। अच्छा। तो वो रनवे ही इतना बारीक। जी 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 जी। जी। ऑफ कोर्स इट्स लीगल, हाँ, हाँ। साउथ अमेरिकन लॉ के साथ हाँ, वो लीगल, कानून के हिसाब से बराबर वो था। सही है। हाँ। बट जैसे जहाँ मैं ट्रेन कर रहा था वहाँ हाँ। पे 30 मीटर चौड़ा रनवे था। अच्छा, 30 अच्छा। मीटर इज बेसिकली 100 फीट अच्छा। चौड़ा runway। तो हमें उस चीज की आदत थी, और जब अच्छा। हम ये देखते हैं कि अरे ये तो नई चीज है, अच्छा। तो ये बेसिकली अच्छे चैलेंजेस होते हैं। आपको पूरा आपको अपनी लिमिट्स पुश कंसंट्रेशन पूरा, ध्यान concentration पूरा, पूरा हर होना चीज चाहिए। जो है जी। आपको जो है वो करना पड़ता है। जी। और नए नए एयरपोर्ट्स के अलग अलग चीजें वहां पर जो है वो होती है। पहली बार जब आप जो प्लेन लेके उड़े, एकदम पहली मर्तबा, क्या महसूस हो रहा था? जी, कुछ अलग फीलिंग होती है। पहली बार तो जैसे हम इंस्ट्रक्टर के साथ जाते हैं, पर जैसा कि मैंने बताया ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड फॉर फ्लाइंग। जब हम पहली बार जाते हैं तो जैसे आप कमर्शियल प्लेन्स में बैठेंगे तो वो बहुत कंफर्टेबल होता है, एक तरह से देखा है। उसमें पूरा कैबिन प्रेशराइजेशन होता है, सब कुछ होता है उसमें, एसी वगैरह। इस प्लेन में कुछ नहीं होता। इस प्लेन में बेसिकली आप खिड़की खोल सकते हैं अच्छा मिड फ्लाइट। अच्छा। जी, इतना स्पीड नहीं उड़ता है। इसकी स्पीड बेसिकली 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाती। इट्स नॉट वेरी फास्ट। तो ये है, लेकिन उसमें ये होता है कि जब पहली बार हम उड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई फ्लाइंग क्या चीज़ है। आपकी बॉडी कुछ अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है। आपको कुछ जो प्रेशर चेंज के जो इफेक्ट्स हैं, आपके कान बजने लगते हैं, कान सुन हो जाते हैं, फिर आपको मोशन सिकनेस वगैरह हो जाती है। तो पहली फ्लाइट में जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो भी बड़ा आराम से ध्यान से उड़ाते हैं, ज़्यादा वो फोर्स नहीं करते, जी। क्योंकि जो स्टूडेंट बैठा है जी। वो तो पहला तजुर्बा उसको जी। इतना ज्यादा जिस्मानी तौर पर, जी। दिमागी तौर पर उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं है वो जी, उन चीजों के लिए। तो वो है। बट वो टाइम के साथ फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है आपकी बॉडी अडेप्ट करती है उस जी चीज़ जी। से। फिर ये सोलो का ऐसा है, जब हमें इंस्ट्रक्टर रिलीज करता है। मैं बता दूं, सोलो का मतलब ये हुआ कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है, सिर्फ प्लेन में आप हैं, बाजू वाली सीट भी खाली है, और पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, आपको कोई नहीं बताता। तो सोलो ट्रेनिंग जो है या सोलो फ्लाइंग जो है या सोलो राइड जो है, इनकी मुराद उसी से है। अच्छा, अब जो है आगे का तो जो है हमको कमर्शियल पायलट की जो है वो ट्रेनिंग लेनी है, तो उसके लिए कितना आप प्रिपेयर हो? और उसके बाद जब फाइनेंस की बात आएंगी तो मैं आपके वाले साहब के पास आऊँगा। पहले जो है आप अपना जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर आप उसके लिए कितने तैयार हो? बेसिकली जिस्मानी तौर से बात की जाए तो फिटनेस आपकी, मैंने बताया फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। जी। तो फिटनेस होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो सफिशिएंटली फिट फॉर दैट। अच्छा। तो वो है। बाकी मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि अभी जितने एडवांस सिस्टम्स हैं एयरक्राफ्ट में, तो उसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। जो हवा के कानून है वो पढ़ना पड़ता है सारी। जो जैसे हम गाड़ी चलाने में अभी हमें सिर्फ जीपीएस पता है, तो प्लेन में बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छा, उसकी अपनी एक टर्म, एक अलग ही टर्म हो। जी, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, VOR, DME, जी। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिससे हम रास्ते, मतलब आसमान में रास्ते ढूंढते हैं। जी।
तो जीपीएस उसमें भी होता है, उसका अच्छा। जीपीएस थोड़ा सा अलग होता है, अच्छा। थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होता है। अच्छा। जी, तो ये सब सिस्टम्स के बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए अभी पढ़ाई करनी जो है कमर्शियल के लिए, जैसा कि मैंने बताया अभी 11 पेपर देने बाकी है, जी। 11 पेपर्स, तो उस चीज़ के लिए पढ़ाई जो है मतलब वो करनी पड़ती है। तो अभी जो कमर्शियल की तैयारी है, मैं फ़िलहाल तो पहले एग्ज़ाम्स पे फोकस करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स एक बार हो जाए तो जैसे जो बेसिक फ्लाइंग की ट्रेनिंग है जी। वो हो चुकी है, जी। तो बाकी के आवर्स हैं दैट्स बेसिकली जॉय राइड। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे हम रात में निकल जाते हैं गाड़ी जी। लेके जी। कि चलो चाय पी के आते जी। हैं तो वैसे ही प्लेन में ऐसा होता है कि आपको अच्छा। जब आवर्स बनाने हैं जी। तो आप अपने दोस्तों में चलो वहाँ चलेंगे वहाँ चलेंगे। तो ये जैसे तो- ठीक है, अगर हम ये सोचे कि चाय पानी के लिए जाया जाए तो पेट्रोल का खर्चा तो हमको देना पड़ता है, प्लेन का जो खर्चा है ये सारे अखराजात कौन देगा, उसके लिए मैं आपके वालिद साहब से जो है बात जी, करना जी। चाहूँगा। जनाब वाला, ये तो आधा मरहला यानी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा मरहला तय हो गया है, मगर क्योंकि अब यहाँ तक तो बच्चे को रोकना ही नहीं है, बच्चे को आगे भी बढ़ाना है। कितना आप अपने आप को इसमें जो है वो तैयार समझ रहे हो, और कहाँ तक जो है बच्चों का जो है आप उसका मुस्तकबिल संवारने में जो उसका साथ दोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से जितना बच्चे के लिए चैलेंज है उससे बड़ा चैलेंज एक आपके लिए भी है। हम जानते हैं कि सिटी पुलिस स्टेशन के सामने जो है मोबाइल स्टेशन नाम से आपकी एक मोबाइल दुकान है, और एक मोबाइल दुकान में जो भी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आमदनी है, उस आमदनी के सहारे जो है ना सिर्फ यहाँ आपको अपनी फैमिली की किफ़ालत करनी है, बल्कि आगे बच्चों के लिए उसके हायर एजुकेशन के लिए भी जो है आपको खर्च करना है। दिमागी तौर पर फाइनेंशियली कितने आप इसके लिए तैयार हो? देखिए, अभी तक तो जो मरहला है वो अल्लाह की ज़ात से तो पूरी उम्मीद है। अभी तक जो भी हमने कोशिशें की हैं, बेशक उसकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आगे भी जो है मैंने पूरा प्लान करके रखा हुआ है कि यार इसकी जो भी ट्रेनिंग है कमर्शियल पायलट लाइसेंस से बोलो या उससे भी और हाई रेटिंग की जो सारी एजुकेशंस है, उसको हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे। और अल्लाह की ज़ात से तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी तक जितना भी ये इसने जो पड़ाव पूरा किया है, आगे भी वो इंशाल्लाह हमारा जो है पूरा हो चुका है, हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, यानी चैलेंजर मोबाइल का जो नाम था, एक्चुअल चैलेंजर आप पहले से नहीं, जो है चैलेंजर इनको देख तो के। ठीक है, चैलेंजिंग तो होता ही है। और देखिए अभी क्या होता है कि आमतौर से बच्चों की जो ख्वाहिश होती है उसको, और बच्चे में भी गट्स है एक्चुअली, पेरेंट्स कुछ भी चाहें लेकिन बच्चे में भी एबिलिटी है, उसकी काबिलियत है, उस बिना पर वो कर रहा है। तो इंशाल्लाह मेरा भी पूरा सपोर्ट जो है उसको आगे भी रहेगा इंशाल्लाह। अब जाहिर सी बात है कि एक मरहला तय कर लिया, दूसरे मरहले के लिए भी आप जो है ज़हनी तौर पर तैयार हो। मालेगांव शहर में हमारे जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं जो उन्हीं रास्तों पर जा रहे हैं जो बुजुर्गों से चला आ रहा है। बहुत सारे काबिल बच्चे हैं जो कि काबिलियत बहुत है, मगर बड़े बड़े कारखानों में जो है वो जा कर के अपने आप को सीमित उन्होंने कर लिया। कहीं ना कहीं साइजिंगों में जा कर के वो जो है सीमित कर लिया। बाप दादा के जो भी बिजनेस जो रहे हैं, अपने आप को उसी में जो है उन्होंने समर्पित कर दिया। या फिर जो है जो आसान लाइन हमने ढूंढने लगे कि भाई टीचर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बच्चों को, जो बच्चे आगे कभी आपकी तरह जाना चाहें, करना चाहें, या कुछ बच्चों के अंदर जो है हल्की सी भी कोई ख्वाहिश जन्म ले रही होगी, ऐसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? आपका अपना जाती तजुर्बा उसकी रोशनी में। बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपको जो भी जिस फील्ड में जाना है तो आपको उस फील्ड में जाने के लिए वैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे आपको अगर टीचर बनना है तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि बस पैसे कमाने के लिए बनना है। आपको टीचर बनना है, आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि मैं जो हमारी कौम है, हमारे जो माँ बाप हैं, जो कौम है, उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो सिर्फ पैसे कमाना मकसद नहीं होना चाहिए, जो खिदमत का भी एक जज्बा होना चाहिए। तो ये है, और जो मेहनत करनी पड़ती है, जो फाइनेंशियल बैकिंग हर चीज़ में, अभी तालीम में हर चीज़ में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो गांव के लीडरान साहब हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उनकी मतलब हर तरह से मदद की जाए, क्योंकि इससे जो कम्युनिटी है उसका फ़ायदा होगा। आजकल मतलब हमारे कौम के जो बच्चे हैं वो वैसे ही
चीज़ों में जो ट्रेडिशनल चीज़ें उसमें बस उन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया। तो उन्हें अगर आगे का कुछ एक्सप्लोर करने का मन है, उनमें वाकई काबिलियत है, तो उनका उनका मतलब ताउन किया जाए, हर हर सतह पे उनका ताउन किया जाए। और बच्चों से मैं यही कहूँगा, ये मेरी मतलब एडवाइस रहेगी कि आपको अगर किसी चीज़ में जाना है तो आपको मेहनत एकदम दिल से करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑन ऑफ हमारा चल रहा है, आपको पूरे दिल से उसमें मेहनत करनी चाहिए। और माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप किसी दूसरी चीज़ में उसे फोर्स नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप फोर्स करते हो तो जो फोर्सफुली जो चीज़ है वो उस लेवल की नहीं हो पाती बेसिकली। अभी यही मिसाल है कि अगर सचिन तेंदुलकर को किसी ने अगर इंजीनियर बनने को कहा होता तो हम उन्हें अभी जो दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में से एक है तो हम नहीं जानते उन्हें, जी। क्योंकि बस यही बात है। बच्चों में जी, जिसमें अगर इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी बेहतर ये है। अच्छा, बच्चे की दिलचस्पी भी अच्छी चीज़ों में, ये भी जी जो है जी वो। हाँ, अब कोई जाहिर सी बात है, कोई ऐसे खराब चीज़ में किसी की दिलचस्पी है तो वो नहीं होनी चाहिए। मतलब दिलचस्पी, और ऐसा भी है कि जो कौम की खिदमत का जज्बा है वो होना चाहिए। ऑब्वियसली पैसा कमाना तो है ही, आज के दौर में बिना पैसों के कुछ नहीं होता। जी। तो पैसे कमाने ऐसे भी नहीं कि एकदम आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपके पास जब कुछ नहीं होगा तो आप लोगों का भला कैसे करोगे। तो ये भी है, सारी चीज़ों को देख के लोगों को करना चाहिए जी। जो बच्चे हैं। जी। यहाँ पे हमारे साथ जो है आपके जो दो बड़े अब्बू हैं, जी जिन्होंने बेटों की तरह, बच्चे की तरह आपको और जो है परवरिश की है। जहाँ पर जनाब साजिद नईम साहब मौजूद हैं, यूसुफी साजिद नईम साहब। यहाँ पर जो है जनाब खालिद अख्तर यूसुफी साहब मौजूद हैं। ये सवाल मेरा उनसे है कि एक बच्चे को एक वर्दी में देखकर, जो कि आप देख रहे हो कि माशाल्लाह आपका बच्चा यहाँ पर कई सितारे उस बच्चे के वर्दी में जो है टंगे हैं, और सिर्फ सितारे नहीं है, ये आपके ख्वाबों की हकीकी ताबीर भी है। और एक खूबसूरत सा ईगल एयर बेच उनके दोनों कांधों पर जो है वो नज़र आ रहा है। और माशाल्लाह इस वर्दी में आपका जो बच्चा, आपके जो आंखों का तारा है, बड़ा खूबरू, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। कितना फख्र, कितना प्राउड आप जो है अपने इस बच्चे को लेकर महसूस करते हैं। अब्दुर्रहमान भाई, ये बच्चे ने तो हमारा सर फख्र से बहुत बुलंद कर दिया है। आज हमारे वालिद साहब भी होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते, क्योंकि उनकी सोच हमेशा थोड़ी डिफरेंट, यूनिक रहती थी। आपने इनसे जब सवाल किया था कि आपकी फैमिली में ज़्यादातर टीचर्स हैं तो आप लोग भी टीचिंग लाइन में जा सकते थे, तो अब्बा का उस वक्त हम लोग की पढ़ाई के वक्त कहना था कि आप लोग कुछ स्किल्ड कोर्सेज करो। हम लोग जब पढ़ते थे तो कंप्यूटर नया नया फील्ड आया था और एमएसजी कॉलेज में पहला बैच शुरू हुआ था, तो वहाँ पर मेरा दाखिला करवाया। तो वो हमेशा चाहते थे कि बच्चे सिर्फ एक ही प्रोफेशन में ना रहें, अलग अलग स्किल्ड कोर्सेज में जाएं। तो वही सोच आप जो सोचते हो वो नस्लों में ट्रांसफ़र होती है। तो आज हमारे भतीजे ने जो एक नई सोच के साथ नई फील्ड में गया है, तो इस पर हम लोग को बहुत फ़ख्र है। दूसरी बात, छोटे भाई ज़फ़र ने भी ये पूरा साल बहुत ज़्यादा मेहनत किया, कंपटीशन मोबाइल फील्ड में झेल कर। और हम लोग की सिर्फ जुमा मुलाकात होती थी और उसमें अरसल के बारे में ब्रीफ वो अपडेट देता रहता था कि आज ये हुआ, आज इस हफ्ते में ऐसा किया, ये हुआ। तो हम लोग की बस जुमा मुलाकात होती थी, या कोई शादी के खाने पे बस मुलाकात होती थी, वरना वो इतना बिजी कि इसके पीछे क्या क्या लग रहा है, इसको पूरी सहूलतें मिले अरसल को, उसके लिए पूरी उसने दिन रात एक कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा इसकी भी मेहनत है और हमें बहुत फ़ख्र है कि आज इसने हमारे ख़ानदान का क्या, पूरे शहर का नाम इसने रोशन किया है। और हम लोग की दुआ है कि आगे भी कामयाबी की मंजिलें ऐसे तय करता रहे। माशाअल्लाह, हमारे लिए आज ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारा बच्चा इतनी दूर पहुंच गया और तमाम काम बआसानी बखूबी करते चला जा रहा है। आइंदा भी उसके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। इस खुशी में हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पेरेंट आज साथ नहीं है।
वो रहते तो खुशी की इंतहा कुछ और रहती। उसकी खुशी देख के सही मानो में मेरे जज्बात काबू के बाहर हो रहे हैं। वो अल्फाज भी नहीं। वालिदैन को याद करके आंखें नम है। बस दुआएं इतनी है कि अल्लाह ताला उसकी पूरी जिंदगी और आसानी से सारा काम पूरा कर दे। तो ये थे जमा हौसला जनाब अरसल यूसुफी, मालेगांव शहर में, जहां हमारे नौजवान अलग अलग खराफात में मुब्तला हैं, कुछ ऐसी आदतों में मुब्तला है जिसके बारे में जितना भी रोना रोए कम है। अलग अलग नशे के आदी हो रहे हैं, अलग अलग खराफात में मुब्तला हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से हमारे अपने नौजवानों ने खुद की कद्र करना बंद कर दी है। वो खुद क्या है, क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का अब उनको एहसास नहीं रहा। और अब कहीं ना कहीं से वो अपनी समाजी जिम्मेदारी से, अपनी मिली जिम्मेदारी से जो है वो पीछे हट रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। ऐसे में अगर एक बच्चा मंजर आम पर आकर आपको ये बताता है कि देखिए मैंने खुद की कद्र की, इसलिए आज ज़माना मेरी कद्र कर रहा है, तो उन बच्चों को भी सोचना चाहिए कि अगर इस शहर का एक बच्चा कलेक्टर बन सकता है, इस शहर की एक बच्ची साइंटिस्ट बन सकती है, कोई जो है तवानाई में जो है बिजली के जो प्रोडक्शन है उसमें जो है कोई काबिल कद्र खिदमत अंजाम दे सकता है, कोई बच्चा जो है वो इस तरीके से पायलट बन सकता है, तो आप खुद बन सकते हैं। उन माँ बाप से भी कहूँगा कि आपके अपने बच्चे भी जो है वो बन सकते हैं। अल्लाह ने ऐसी कोई मखलूक पैदा ही नहीं की कि जिसमें सलाहियत ना हो, बशर्त ये कि उस मखलूक को चाहिए कि अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पहचाने और उसको जो है सही तरीके से खर्च करे। ये एक बड़ी मिसाल ये बच्चा हमारे लिए है। मालेगांव शहर आज इस बच्चे पर फख्र कर रहा है, गर्व कर रहा है। यकीनन ये शहर आप पर भी उतना ही गर्व करेगा, उतना ही फख्र करेगा, मगर तब जब आप इस बच्चे की तरह खुद की कद्र करके कोई काबिल मकाम हासिल करते हैं। मानव समाचार की कोशिश हमेशा है कि अच्छे लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए और समाज को उनके ज़रिए से अच्छे पैगाम दिए जाएं। आज इस बच्चे की काबिलियत ने हमको मजबूर किया कि इस बच्चे को हम यहाँ पर बुलाएं और इस बच्चे से जो है बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाला अरसल साहब, अरसल यूसुफी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ज़फ़र हामिद यूसुफी साहब आपका भी कि आप यहाँ पर कीमती वक्त निकाल कर आए, हमसे ढेर सारी बातें की। आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मानव समाचार के डायरेक्टर अनवर खान, हमारे जो ख़ास तौर से हमारे जो एडिटर हैं शहबाज खान, और मैं इस शो का होस्ट अब्दुल रहमान, आपको खुसूसी मुबारकबाद देता हूँ और आपके आगे रोशन मुस्तकबिल के लिए हम दुआगो हैं। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी किसी बासलाहियत शख्सियत के साथ। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज, हमेशा सच के साथ।